Hello friends, welcome back to Alphabet 27E Academy. I am Rajiv Kumawat. I hope that you guys will be all right. अब हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट टेंस के बारे में, जो कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो टेंस है, ये टेंस हमें किन किन चीजों के बारे में बताता है और इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली में देखिए, ये हमें क्या बताता है कि कोई भी परमानेंट एक्शन है जो बस होता है, ठीक है। अगर वो हो गया है, परमानेंट एक्शंस की बात करेंगे, या ये टेंस हमें क्या बताएगा, ये क्या बताएगा और हमें कि रूटीन एक्शन है कोई, कि जो काम आप डेली बेसिस पे करते हैं, कोई फैक्ट्स है, नेचुरल फैक्ट्स होते हैं, आपको पता है कि कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, या कुछ हैबिट्स है जो कि प्रेजेंट टाइम की है। इन हैबिट्स को, फैक्ट्स को, रूटीन एक्शन को भी बताने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। और क्या बात है, ये हमें क्या नहीं बताता, ये हमें ये नहीं बता सकता कि कोई काम जारी है या कोई काम पूरा हो गया। ये टेंस हमें ये नहीं बताता है कि कोई काम चल रहा है या कोई काम कंप्लीट हो गया है। बस ये हमें सिंपल बात कहता है, कोई काम होता है या हम कोई काम करते हैं, बस इस इंसिडेंट को बताता है। ये उसके काम के जारी होने को नहीं बताता, क्या वह काम कंप्लीट हो गया ये भी नहीं बताता। ये फैक्ट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये चीज आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसके स्ट्रक्चर में हम 5 टाइप के इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहला स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस मींस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक मींस इसमें ना तो कोई नॉट मिलेगा आपको सेंटेंस में, ना ही इसमें कोई इंटेरोगेशन साइन मिलेगा, ना ही इसमें कोई प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं, सकारात्मक साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस इनको कहा जाता है। इनकी पहचान क्या होती है, ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है, V1 है और V1 प्लस S और S है। कुल मिलाकर देखिए, मैंने यहाँ पे वर्ब्स को इंडिकेट किया है। मैंने वर्ब्स को क्यों इंडिकेट किया है, क्योंकि वर्ब्स हमें क्या बताती है, एक्शन को या किसी स्टेट को। आप देखिए, एक बात सुनिएगा, टेंस क्योंकि एक वर्ब का फॉर्म है, और इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ वर्ब के एक्शन और स्टेट के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो आपको फोकस क्या करना है, वर्ब वाले सेक्शन पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या किया, देखिए अफर्मेटिव में हम देखेंगे कि वर्ब की V1 फॉर्म यूज होती है और V1 के साथ में S और ES होती है। अभी हम देखेंगे कहाँ होती है नेक्स्ट स्लाइड्स में, कि कैसे इनको यूज किया जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेके आया हूँ, शी लाइक्स हिम वेरी मच, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि हमने V1 फॉर्म यूज किया, इसके साथ में S यूज किया है, ठीक है। तो प्रेजेंट, क्योंकि सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लिया है, यहाँ पर लाइक्स लिया है, ठीक है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये अदर वर्ड्स की कैटेगरी में हमारे रिमेनिंग पार्ट हो गया। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, कि नेगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है। तो नेगेटिव में क्या करेंगे अपन लोग, एक्चुअली मैंने सिर्फ वर्ब वाला सेक्शन लिखा है, इसको आप कंप्लीट लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में V1 आ गया और V1 के साथ में अपन S और ES लगाते हैं, हम जनरली ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो यही सेक्शन है। मैंने इसको सिर्फ किस वाले पार्ट को हाईलाइट किया, सिर्फ ये, क्योंकि हम इसमें इसी के चेंजेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो मैंने सिर्फ इसी को लिया है और रेगुलरली मैं शायद इसी को लूंगा। तो आप सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को अलग मानकर चले एक बार गई, क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो हम इसकी स्टडी करेंगे। तो मैंने इनको हाईलाइट भी किया। तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया इसके पहले और इसके बाद में वर्ब लगा दिया, ठीक है, तो ये मान के चलेगा। तो मैंने क्या किया, वर्ब के साथ में S और ES लगा दिया, समझ गए। अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूँ, तो नेगेटिव में क्या चेंजेस होते हैं कि अगर हम नेगेटिव सेंटेंस कोई बनाते हैं तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना बहुत कंपलसरी होता है। तो अगर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज की है, तो हेल्पिंग वर्ब अगर आपने यूज किया और नेगेटिव भी बनाना है तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगेगा। तो देखिए कैसे होता है, मान लीजिए मैंने इसको लिखा, इसको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1, ठीक है, यही तो है पूरा। मैंने ये वाला सेक्शन यहाँ लिख रखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। डू डज क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है। जैसा कि देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट लिखा मैंने, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आई है, डज।
डू और डज में से हमें यूज करना है, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हमने डज यूज किया है। और मैंने क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें नॉट यूज करना है, जो कि हमने किया है। और एक बार अगर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी तो आप जो वर्ब होती है उसकी बेस फॉर्म यूज करेंगे या V1 फॉर्म यूज करेंगे। इस बार देखिए पहले क्या हो रहा था, इसमें एस और एस यूज हो रहा था, बट अब अगर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी है तो आप इसके साथ में एस और एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। एरर इसी से रिलेटेड होती है, तो अगर आपने डूडल्स यूज कर दिया है तो आपको सिर्फ V1 फॉर्म लगाना है, इसके साथ में एस और एस नहीं लगाएंगे। फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर अदर वर्ड्स हमने लिख दिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करने के लिए यूज करते हैं सेंटेंसेस को। क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होगा हमारा सेंटेंस। तो हम एक बार देखते हैं हमने क्या किया कि हमारा सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। डू और डज हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं। देखिए पहले क्या हो रहा था, सब्जेक्ट कहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा था। अब हमने क्या किया, सब्जेक्ट को तो बाद में लिख दिया और हेल्पिंग वर्ब पहले लिख, ठीक है। हमने यही तो किया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग कि हमने ऐसा लिखा था, तो सब्जेक्ट हमने क्या लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, बाद में कर देंगे और हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे। यही तो किया है। तो डू डज फिर सब्जेक्ट और फिर V1 फॉर्म। अब इसमें देखिए यही पैटर्न चल रहा है आपको। अब करना क्या, देखिए क्योंकि सिर्फ ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव मींस नॉट का आना, तो यहाँ नेगेटिव नहीं है, इसलिए सिर्फ हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो हम इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में हमने V1 लिखा। मैंने क्या बताया था कि अगर एक बार सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाए तो उसके बाद में हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिख दिया और फिर अदर वर्ड्स, लास्ट में हमें इंटेरोगेटिव साइन भी लगाना है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, इस बार इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा कि हमने इस बार नेगेटिव भी यूज में लेना है। तो नेगेटिव में क्या करेंगे, वापस क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, सेंटेंस की स्टार्टिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब से, और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्योंकि इस बार नेगेटिव भी है तो जो नॉट लगता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वो सब्जेक्ट के बाद में लगता है। और मैंने क्या कहा कि अगर एक बार आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी तो आपको बस हमेशा V1 फॉर्म ही यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में V1 फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, डज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर हमने क्या किया, नॉट लिखा, फिर V1 फॉर्म लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा और फिर बाकी के सेंटेंसेस। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरह से कि इनके फंक्शंस कैसे होते हैं। अब देखिए क्या है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। शी लाइक्स हिम वेरी मच, कि वह उसे बहुत पसंद करती है। इसका नेगेटिव हमने बनाया कि शी डज नॉट लाइक हिम वेरी मच, कि वह उसे बहुत पसंद नहीं करती है। तो नहीं करने में मैंने क्या किया, हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ही होगा, और अगर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म या मेन वर्ब आएगी, ठीक है, V1 फॉर्म जो आता है वो आएगी। तो हमने क्या किया, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आती है और नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, ठीक है। तो हम क्या किया, हमने शी डज नॉट लाइक हिम वेरी मच। नेक्स्ट में हमने क्या किया, हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, प्रश्न पूछना है। जैसे मान लीजिए प्रश्न कैसे पूछते हैं, मैंने कहा डू यू नो मी, तो मैंने डू से मेरा सेंटेंस स्टार्ट किया, उसके बाद में मैंने यू यूज किया, तो यू मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और नो क्या हो गया, मेरा V1 फॉर्म हो गया। तो आप इसी तरह से देख पा रहे हैं यहाँ पर डज शी लाइक हिम वेरी मच, तो डज हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद में पता ही है कि मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी, तो मुझे सिर्फ V1 फॉर्म यूज करना है इंडेफिनिट में, ठीक है। फिर क्या करना है हमें कि हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर हमारा रिमेनिंग इंटेरोगेटिव साइन लगाना ना भूले, ये बहुत जरूरी है। अब मैं बात कर लेता हूँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, वापस वही कि डज शी नॉट लाइक हिम वेरी मच, क्या वह उसे बहुत पसंद नहीं करती है, तो सी ठीक है, हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, वापस हमने सब्जेक्ट लिखा, और अगर हमने नॉट लगाया क्योंकि नेगेटिव था इस वजह से। तो अब मैं आशा करता हूँ आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को, देखिए कैसे, क्योंकि इसका एक और टाइप मैंने बताया था कि अपन 5 तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। हमने इंटेरोगेटिव बनाया था कैसे, लास्ट में मैंने लिखा था
डज शी लाइक हिम वेरी मच। ये हमने लास्ट में क्वेश्चन, हमने लास्ट इंटरोगेटिव वाला टाइप ये पढ़ा था। ये जो सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यस नो क्वेश्चंस। क्या कहते हैं? यस नो क्वेश्चंस। इन्हें यस नो क्वेश्चंस क्यों कहा जाता है? कि जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसका आंसर आप सिर्फ हाँ या ना में ही दे सकते हैं, आप उस आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप करके देख लीजिए इसको, डज शी लाइक हिम वेरी मच, क्या वह उसे बहुत पसंद करती है? तो आपका आंसर आप सिर्फ हाँ या ना में ही दे सकते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हाँ, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब हम इसमें किसी भी WH फैमिली का वर्ड यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा वाई, ये WH फैमिली का वर्ड है। अभी इसमें कौन कौन से आते हैं? व्हाट आ जाएगा आपके, विच आ जाएगा, वेयर आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा, ठीक है, और बहुत सारे हैं, ठीक है, हाउ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में WH वर्ड्स है, के अकॉर्डिंग हम हमारे सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने मान लीजिए मैंने वाई यूज किया है, यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर वाई। अब जैसे ही मैंने लिखा वाई और इसका मीनिंग हो गया क्यों, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि वह उसे क्यों पसंद करती है, ठीक है। तो अब आपको देना होगा, कोई भी रीजन होगा उसको एक्सप्लेन करना होगा। अब आप इसमें हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप लोग। इनका यूज करते हुए जैसे व्हाट में तो हम क्या क्या का क्वेश्चन पूछेंगे, विच में, ये सब इसी तरह से हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो आप अब समझ पाए होंगे मेरा मीनिंग कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देख लीजिए क्या होता है कि सिंगुलर और प्लूरल का डिसीजन कैसे होता है हमारे, क्योंकि अब सब्जेक्ट का यूज करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने प्लूरल सब्जेक्ट यूज किया है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी, अगर आपने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। देखिए मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि प्लूरल अगर हमारे पास में कोई सिंगुलर नाउन है, अगर हमने उसमें एस और इस लगा दिया तो वो क्या बन जाएगी? प्लूरल नाउन। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया मैंगो, एक नाउन है, संज्ञा है, इसमें अगर मैंने ये जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? ये प्लूरल नाउन बन गया। ये तो एक आम की बात हो रही थी, अब मैंने यस लगा दिया, अब ये बहुत सारे आम हो गए, ठीक है। तो इसके बाद में क्या लगाएंगे हम लोग? प्लूरल वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि हम अगर हमारे पास में प्लूरल वर्ब होती है, हमें सिंगुलर में बनाना है, तो अपन क्या करते हैं इसमें, जैसे प्लूरल वर्ब जनरली हमारे पास में V1 फॉर्म जो होती है, इसी को हम प्लूरल वर्ब कहते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में होती है। हमें इसको सिंगुलर बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें एस और ईएस जोड़ देते हैं। तो हम एस और एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर वर्ब। कैसे बनेगा देखिए, मान लिया अभी मैंने यूज किया था लाइक वर्ब यूज की थी, तो ये V1 फॉर्म है वर्ब की, ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। अब मैंने इसके साथ में अगर एस जोड़ दिया, ठीक है, तो अब मैंने एस जोड़ दिया तो क्या बन गया था? सिंगुलर वर्ब बन गया था। ये सिंगुलर वर्ब मैंने किसके साथ में यूज किया था? शी के साथ में। तो शी क्या है? एक सिंगुलर अपना प्रोनाउन है, तो इसके साथ में हमने क्या यूज किया? सिंगुलर सब्जेक्ट की जैसे यूज होता है, तो हमने सिंगुलर वर्ब भी यूज किए। तो आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से हम सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या देखिए, मैं आपको बताता हूं कि हमारे सब्जेक्ट की जगह पर सेंटेंस में क्या क्या मिल सकता है। हमारे सब्जेक्ट की जगह पर हमें सेंटेंस में आई मिल सकता है, वी मिल सकता है, यू मिल सकता है, दे मिल सकते हैं, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। ये सारे के सारे प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं। इसको छोड़ के ये आई है, आई का मतलब क्या होता है? मैं कोई प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, बट आई को ग्रामरियन ने इसी कैटेगरी में रखा है, प्लूरल वाले में। तो हमें क्या करना होगा? आई सिंगुलर होने के बाद भी इसके साथ में हमें हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करनी होती है। चीज समझ गए? तो अब आप समझेंगे आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। ये प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? मान लीजिए मैं और मेरा फ्रेंड,
ठीक है, मैं और मेरा फ्रेंड 2 लोग हो गए नंबर में, गिनती में, तो जब ये 2 हो गई तो प्लूरल हो गए। प्लूरल के साथ में मैं क्या यूज करूंगा, प्लूरल वर्ब यूज करूंगा। ठीक है, मैंने अभी नाउन में बताया था आपको कि एस और एस कैसे मिलेगा या वीएस, वो हम नाउन वाले चैप्टर में प्लूरल कन्वर्ट करना सीखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम, अगर हमारी सब्जेक्ट, हमारा जो नाउन है, सब्जेक्ट है, वो प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट की जगह हमारे सेंटेंस में ये सारे के सारे इनमें से कोई भी सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, और अगर हमारा सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, तो साधारण वाक्य में तो नेगेटिव भी यूज नहीं होता और ना ही वो इंटरोगेटिव होता है, तो हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, साधारण वाक्य में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने क्या बताया था कि V1 यूज करेंगे। V1 खुद में खुद क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, समझ गए चीज, तो ये चीज ध्यान रखने का। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ गया या इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, मैंने क्या बोला आपको, जैसे ही नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा हेल्पिंग वर्ब आपको वहां पर मिलेगी और यूज करनी ही होगी। और अगर एक बार आपने हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज कर दी तो नेगेटिव वर्ड आती है आपको नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट हमेशा कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो हमने यहाँ पर नॉट लगाया, और मैंने क्या बताया कि डू या डज एक बार आ जाता है तो उसके बाद में हमेशा V1 फॉर्म ही आएगा। ठीक है, डू या डज के बाद में हम क्या लिखेंगे, V1 फॉर्म ही लिखेंगे। अगर ये इंटरोगेटिव में आता है तो हम क्या लिखते हैं, वापस हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी, क्योंकि इंटरोगेटिव में भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाए। अब ये सब्जेक्ट देखो, कई बार ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स है ना, यहाँ आपको मिल सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर V लिखा, अब इस V के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर डू या डज का यूज करूंगा। V किसके साथ में, V के साथ में क्या आता है, डू डज, डू आता है, तो मैंने क्या लिखा, डू लिख दिया। अगर यहाँ पर मान लीजिए शी होता तो शी के साथ में क्या लिखता, मैं डज लिखता। ठीक है, तो ये चीज समझना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, डू क्या होता है, प्लूरल वर्ब होती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, और हमने क्या किया फिर, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V1, तो डू डज यूज होने के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है, V1 फॉर्म होती है। ये चीज समझ गए होंगे आप सब लोग, बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को ये चीज। देखिए, अगर हमारा, अभी हमने क्या देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट हो, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होके हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो और अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हो जिसमें ना कोई नेगेटिविटी होगी ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें, आपको पता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। और अभी मैंने बताया था कि सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हम क्या करते थे, प्लूरल फॉर्म में एस और एस लगा रहे थे, तो हमने क्या किया, इसको सिंगुलर बना दिया। ठीक है, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब होगी। अब जैसे ही मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा या इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है, हेल्पिंग वर्ब की। तो नेगेटिव में क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगेगा। मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट के बाद में तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो कि सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डज। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या यूज होता है, डज होता है, तो डज यूज किया। अब नेगेटिव है क्योंकि, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगता है। और मैंने क्या बताया कि अगर डू या डज एक बार यूज हो गया तो उसके बाद में हमेशा हम V1 फॉर्म ही यूज करते हैं। ठीक है, हम सेम नेगेटिव में भी है, इंटरोगेटिव में भी देखते हैं। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, सेंटेंस की स्टार्टिंग डू डज से होगी क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो डू डज का यूज होगा। यहाँ पर वही सब्जेक्ट, अब यहाँ पर ये वाले सब्जेक्ट्स आ जाएंगे सारे, ही, शी, इट, नेम वगैरह। तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर ये आ गई है तो मैंने क्या बोला, डू डज के इस्तेमाल के बाद में हमेशा V1 फॉर्म आता है। समझ गए, क्लियर हो गया होगा, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए क्या हुआ कि आपको ध्यान क्या रखना है कि डू आए, डज आए, इसके बाद हमेशा V1 फॉर्म आता है। फर्स्ट थिंग क्लियर। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है यहाँ पर, यही तो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, डू डज। ठीक है, यही तो हेल्पिंग वर्ब है, तो इनके बाद में, डू डज के बाद में क्या आता है, हमेशा V1 फॉर्म आएगा। समझ गए।
अगर इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है या WH वर्ड है, सब में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसमें क्या करेगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब से ही हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। इसके बाद में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है हमारा। और हमने क्या कहा कि एक बार हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई, डू डज यहाँ पर अगर यूज हो गया, इसके बाद में हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग, वी वर्ब लगाएंगे। तो बस ये कंक्लूजन निकलता है और इस कंक्लूजन को आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए, अब हम क्या करते हैं कि ये तो हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से हमने इसको सीख लिया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए कुछ फैक्ट्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ सकता है। ये फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, रेगुलर एक्शंस के बारे में। क्या पढ़ते हैं हम लोग, रेगुलर एक्शंस के बारे में। देखिए, रेगुलर एक्शंस मींस जो हम अक्सर करते ही रहते हैं, रोजाना करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, वो रेगुलर एक्शंस। जैसे मान लीजिए आई स्टडी एवरीडे, मैंने क्या बोला, ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है ना। देखिए इसमें नॉट भी नहीं आ रहा, ना इंटरोगेटिव आ रहा है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में क्या बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स वाला पार्ट आ जाए। अब देखिए सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने आई प्लूरल बताया था, तो प्लूरल के साथ में क्या आ रहा था, V1 फॉर्म आ रहा था, एक आ रहा है, और अदर वर्ड्स वाली कैटेगरी में जो भी बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट हम लिख सकते हैं। तो इसमें क्या, आई स्टडी एवरीडे, मैं रोजाना पढ़ता हूं। क्या बोला मैंने, रेगुलर एक्शन करने वाली कैटेगरी में आता है। शी ड्रिंक्स वाटर, कि वह पानी पीती है, रोजाना पीती है पानी। बस वो पीती है, हमें इसको यहाँ पर टाइम मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस वह फैक्ट है या फिर परमानेंट एक्टिविटी है, वो करती है। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते थे, वर्ब में एस और इस लगा देते, अपने आप आ गया ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रेगुलर एक्शंस में इस तरह के काम आते हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। मैं खाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस हमारे किस में आएंगे, रेगुलर एक्शंस में, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इसी में दूसरी कैटेगरी आती है इर्रेगुलर एक्शंस की। तो इर्रेगुलर एक्शंस का मींस क्या है कि ये तो रेगुलर बेसिस पे हो रहे थे, ये रेगुलर नहीं हो रहे थे, यानी ये ऐसे होते थे जिनका कोई फिक्स नहीं कि आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, बट ये भी होते हैं, रेगुलरिटी तो नहीं है, इर्रेगुलर। जैसे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कोई रेगुलर इंसिडेंट तो नहीं है, रेगुलर इवेंट नहीं है, वो आ जाता है बस कि साल में 2 बार अर्थक्वेक आते हैं, बस वो आते हैं, इसका कोई ऐसा रोटेशन नहीं है इसका, ठीक है। तो ये इर्रेगुलर एक्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए ही वॉचेस मूवीज ट्वाइस अ मंथ, कि वह एक महीने में 2 बार मूवी देखता है। तो ये कोई रेगुलर बेसिस पे काम नहीं है, बट ये होते हैं। जनरली इर्रेगुलर तो चल रहे हैं, लगातार नहीं हो रहे, बट ये होते हैं, ठीक है। 2 बार हो गए। ही प्लेज फुटबॉल मैच ऑन वीकेंड्स, कि वह फुटबॉल मैचेस खेलता है वीकेंड पे। वीकेंड मींस कि सप्ताह के आखिरी दिनों में वह आखिरी दिन मैच खेलता है, फुटबॉल मैच खेलता है। तो सप्ताह का आखिरी दिन कोई रोजाना तो नहीं आता, वो भी 4 बार ही आता है। तो ये रेगुलर एक्स मतलब रेगुलरिटी में तो नहीं आ रहा ना, 7-7 दिन का मतलब 6-6 दिन का ब्रेक मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इर्रेगुलर एक्शन क्यों हो गया। ठीक है, देखिए अब क्या है कि हैबिट्स के बारे में, हैबिट्स भी ऐसी चीज होती है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है। जैसे देख लीजिए, ही टेक्स स्वीट्स आफ्टर द मील, कि वह खाने के बाद में मिठाइयां खाता ही खाता है, ठीक है। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाई, एस और इस लगाकर, ठीक है। ये हमारा फिर बाकी का पार्ट हो गया। अब देखिए इसमें दे स्मोक, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने V1 फॉर्म यूज किया है यहाँ पर बिना एस और इस के, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। दे स्मोक यानी वे धूम्रपान करते हैं, ये एक तरीके की आदत है। आदतों को शो करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रिंसिपल्स और परमानेंट एक्टिविटीज। अब इसमें क्या होगा, देखिए द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब सन है वो एक परमानेंट एक्टिविटी है, नेचुरल इंसिडेंट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। कैसे है, अगर सन हमारा पूर्व से उगता है तो पूर्व से ही उगेगा, हम उसे दक्षिण से नहीं उगा सकते, ठीक है। इसलिए ये चीज समझिए, ये चीजें बदली नहीं जा सकती है। अब मैं आपको कहूं द अर्थ रिवॉल्व्स द सन, कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वह लगाती है, ये फैक्ट बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, नेचुरल इंसिडेंट है, इसको हम नहीं बदल सकते।
तो ये चीज फैक्ट्स के अंदर में आ गई, प्रिंसिपल्स के अंदर आ गई। मैंने कहा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलता है। तो वो उबलता ही है, उसको क्या आप 30 डिग्री तापमान पर उबाल के बता देंगे? नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस यही चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन चीजों को आप खास तौर पर ध्यान रखें और ये आपके बहुत काम की चीज है। मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं जो कि हमें ये बताती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करेगी। ठीक है, कैसे? देखिए ये क्या होता है, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, ये सारी की सारी जो एडवर्ब्स है ये हमें ये बताती है कि ये कोई रूटीन एक्शन की बात हो रही है, रेगुलर बेसिस पे हो रही है, इरेगुलर बेसिस पे हो रही है। तो ये सारी की सारी जो एडवर्ब्स होती है ये हमें इसी चीज के बारे में बताती है। जैसे डेली मान लीजिए, एवरीडे, एवरी नाइट, ये आप जानते हैं कि सारे हर रात, हर दिन, प्रतिदिन, इस तरह की चीजें हमें रेगुलर और इरेगुलर या हमारे हैबिचुअल एक्शंस को या कभी कभी इस तरह की घटनाओं को बताने के लिए इस तरह की एडवर्ब्स हमारे काम में आती है। देख लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पर दे ऑलवेज प्ले इन दिस एरिया, वे हमेशा इस एरिया में खेलते हैं। तो देखो हमेशा जो है यानी वो काम वो करते ही हैं। तो ऑलवेज यहाँ पर इनमें से ही एक एडवर्ब यूज हो गई हमारे पास में, ये हमें डिनोट क्या कर रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, देखिए ही नेवर फॉलोज द रूल्स, कि वह कभी भी नियमों का पालन नहीं करता है। तो देखिए नेवर का मतलब कभी भी, कभी नहीं करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि इरेगुलर एक्शन हो गया, वो करता है, रेगुलर एक्शन ही है बट नेगेटिव में। ठीक है, वो कभी नहीं करता। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि ये एडवर्ब्स हमारी कैसे यूज करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझने के लिए। अब देखो इसमें क्या है कि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस हो गए, स्पोर्ट्स की कमेंट्री हो गई, टेलीविजन पे टेलीकास्ट हो गया, रेडियो की बात हो गई। तो इन सब चीजों पर क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं जब भी इनकी डिलीवरी की जाती है। जैसे मैं मान लीजिए इंडिया साइंस अ पैक्ट विद रशिया, अब ये किसी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में आप देखेंगे तो इसी तरह से लिखा हुआ आता है। अब यहाँ पर देखिए ये एस लगा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के शो करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखें। सचिन हिट्स अनदर सेंचुरी, कि सचिन फिर से एक सेंचुरी लगाता है। तो इस तरह भी देखिए स्पोर्ट्स की कमेंट्री हो गई। तो इसी तरह से ये क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए। इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे। अब क्या आता है देखिए कि अगर फ्यूचर में कोई प्लान्ड एक्शन है, आपने किसी चीज की प्लानिंग कर रखी कि फ्यूचर में आपको ये कार्य करना है, तो जब हम फ्यूचर की किसी प्लान्ड एक्शन की बात करते हैं तो वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करता है। वो मैंने आपको बताया है क्योंकि फ्यूचर में वो काम हुआ ही नहीं है तो उसको फ्यूचर नहीं कह के उसको प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये कार्य हो रहा है कि फ्यूचर में कोई फिक्स्ड एक्शन है, प्लान्ड एक्शन है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो देख लीजिए मिस्टर नरेंद्र मोदी लीव्स फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक तो अब आएगा, अभी तक तो वो आया भी नहीं है। और देखिए हमने यहाँ पर लीव्स यूज किया है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे ये स्टेटमेंट अभी बोला गया है, फ्यूचर में प्लान्ड है पहले से कि वो नेक्स्ट वीक जाएंगे, उसकी प्लानिंग फिक्स है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, अब देखिए माई फ्रेंड कम्स टू मीट मी नेक्स्ट मंडे, कि मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने कब आएगा? नेक्स्ट मंडे को आएगा। तो वो आया नहीं है अभी तक, अब नेक्स्ट मंडे तो अब आएगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने प्लानिंग कर रखी है कि मंडे के पर्टिकुलर दिन में वो आएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि कम्स का यूज हमें किस लिए? प्रेजेंट को डिनोट करने के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये भी आप समझ पाए होंगे ये रूल। अब देखिए क्या होता है कि अगर हमारा सेंटेंस इस तरह की किसी एडवर्ब से स्टार्ट होता है, चाहे वो हियर हो, देयर हो, इन, आउट, और भी तरह की कुछ एडवर्ब्स होती है जो एक्सक्लेमेशन को शो करती है कई बार। ठीक है, तो जैसे हियर गोज द कार, कि देखो वो कार जाती है। मानो आपने एक लग्जरी कार देखी है और वो लग्जरी कार को देखते हुए क्या बोलते हैं? हियर गोज द कार, देखो वो कार जाती है। ठीक है, मान लीजिए हमारे चीफ मिनिस्टर जाते हैं, आपने उनको अचानक से देखा, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए, आपने कहा देयर गोज आवर चीफ मिनिस्टर, देखिए वो हमारे चीफ मिनिस्टर जाते हुए।
तो इस तरह के काम को होते हुए दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इस तरह के एडवर्ब्स का। हमारे सेंटेंस इस तरह के एडवर्ब्स होंगे और इनके बाद में जो वर्ब्स होंगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको जनरली देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज भी आप समझ चुके होंगे। अब क्या होता है कि ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पोजीशन शो करने के लिए, पोजीशन इन द सेंस कि आपके पास में कोई चीज है, आपकी खुद की है, आपका अधिकार है उस पर, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। देखिए कैसे, कि आई हैव 4 कार्स, कि मेरे पास में 4 कारें हैं, ये कारें मेरी है। तो आपने देखो V1 फॉर्म यूज किया है। ये हैव क्या होता है, V1 फॉर्म होता है, और आई के साथ में प्लूरल वर्ब होती है तो हमने वो यूज किया है। दिस बैग बिलोंग्स टू मी, यह जो बैग है वो मुझसे संबंधित है या वो मेरा है। इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमने क्या किया, ये वर्ब यूज किया। दिस बैग सिंगुलर है तो हमने एस और एस वाली सिंगुलर वर्ब यूज किया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पोजीशन शो करने के लिए, अधिकार शो करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब बात कर लेते हैं कि फ्यूचर कंडीशनल टेंस। कि कई बार क्या होता है कि इस तरह की कुछ सेंटेंस मिल जाते हैं आपको कि अगर मैं आऊंगा तो ये काम करूंगा, अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा। इस तरह के सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। गलतियां कहां होती है, जैसे मैं इसका एक हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करके लिखता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा देखिए थोड़ा सा हैंडराइटिंग का इशू है, ये सही से चलता नहीं है, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है वैसे। ठीक है, अगर मैं आऊंगा तो तुम्हें जू लेकर चलूंगा, कि अगर मैं आऊंगा तो तुम्हें जू लेकर चलूंगा। अब हिंदी में तो इसका मीनिंग ये निकलता है, बट हम क्या करते हैं, हमेशा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में रहते हैं। तो ट्रांसलेशन करते समय पे हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पर तो गा लग रहा है तो फ्यूचर टेंस आना चाहिए। तो ये अगर आपने यहाँ पर फ्यूचर कर दिया इस शर्त वाले क्लोज में, क्योंकि इफ क्या करता है, हमें शर्त पर डिपेंड करता है। अगर ये काम होगा तभी अगला वाला काम होगा। ठीक है, तो वो आएगा तभी तो वो जू लेके चलेगा, वो आएगा ही नहीं तो जू कहां से लेके चलेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर विल लगा देते हैं, और विल लगाते ही आपका ये जो सेंटेंस है ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस में, क्योंकि एक ओपन कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो इफ वाला क्लोज है, ठीक है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और हमारा जो सबऑर्डिनेट होता है वो किस में होगा, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, अब इसी में देख लीजिए, इसका मतलब हम निकाल के देते हैं, इफ ही वर्क्स हार्ड, कि अगर वह मेहनत करेगा तो वह सक्सेसफुल होगा। ठीक है, वह सफल होगा। लेकिन देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल बी सक्सेसफुल, तो विल लगाते ही सेंटेंस गलत हो जाता। इसका देखो क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, इफ वाले जहां पे शर्तों वाला आएगा, और इसके बाद वाला होगा किसमें आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ठीक है, ये चीज समझ गए आप लोग, इसको बहुत ही अच्छे से खास तौर पर समझ लीजिएगा। अब देख लीजिए ये जो सेंटेंसेस है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करते समय पे मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था आपको कि इन सेंटेंसेस को आपको सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है, वीडियो रिकैप करना, वैसे तो आपको डायरेक्टली समझ में आ गया होगा सब कुछ, इनको सॉल्व करना है। वैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं आपके लिए, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मेरे आंसर्स देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक बार आपके लिए सॉल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो देखिए ये यहाँ पर लाइकिंग है, ये लाइकिंग वाली कोई फॉर्म नहीं थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या ऐसी कोई फॉर्म देखी थी आपने हैव लाइक वाली, क्या हैज लाइक वाली कोई फॉर्म देखी थी? नहीं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं सर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता ही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब होती है, और सिंगुलर वर्ब क्या होती है, जिसके साथ में एस और एस लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शी लाइक्स अ मैंगो, क्या है, मैंगो आइसक्रीम, शी लाइक्स मैंगो आइसक्रीम। ठीक है, इस तरह से। अगर मैं सेकंड सेंटेंस की बात करता हूं,
आई क्या क्या है, आई को हम किस में काउंट करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स में, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब तो आएगी आएगी। बट यहाँ पर देखिए नॉट भी दिख रहा है। अब नॉट आ गया तो आपको ये पता चल गया कि नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी आएगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर प्लूरल में हम क्या यूज करते थे, डू। तो यहाँ पर डू का आ रहा है। अब देखो डोंट लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्चुअली में डू के साथ में अगर नॉट आ जाता है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, डोंट। और अगर डज के साथ में नॉट आ जाता है तो हम क्या लिख देते हैं उसको, डजंट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आई के साथ में आपको प्लूरल, क्योंकि प्लूरल में आता है तो प्लूरल में कहाँ आ रहा है, सिर्फ यही आ रहा है। ये तो मैंने इसमें बताया नहीं, ये भी नहीं बताया, ये भी नहीं बताया। तो डोंट वाला जो आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में क्या आ रहा है, V1 फॉर्म भी आ रही है। देखो क्योंकि डू डज के बाद में हमेशा V1 फॉर्म आती है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं कि इसमें अपन को सेंटेंस एरर फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, देखिए मैंने जो सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है कौन सा है, ये दे किसमें आता है, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमारी जो वर्ब आती है या हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्लूरल ही होनी चाहिए। तो इसके साथ में तो मैंने क्या किया, डजंट यूज कर दिया, जबकि मैंने क्या बताया कि प्लूरल होता है क्या है, डू होता है। तो होना यहाँ पर क्या चाहिए था, डोंट, और यूज क्या कर दिया, डजंट। तो यही गलती हो गई आपसे, मतलब सेंटेंस में। तो हमने एरर को फाइंड आउट कर लिया, यानी इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। तो देख पा रहे हैं आप किस तरह से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बट ये बहुत इजी है ताकि आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने, क्योंकि मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। वहां पर अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो देख करके आपको कैसा लगा वीडियो देखकर, और मेरे वीडियोस को आप एंड तक देखें, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होंगे। ठीक है, और आप जल्दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे अपने अंदर। ठीक है, तो आप अगर रेगुलर हमारी अपडेट्स चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसके पास में एक बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। ठीक है, और हम जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके एंड में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उसकी डिटेल्स दे दी जाएगी, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आप थोड़ा और अच्छा महसूस करेंगे जब आप खुद से सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के वीडियोस के लिए आप इंतजार करते रहिए, हम जल्द ही लौट कर आएंगे। थैंक यू।